यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो मॉडल पेपर बनाया गया है ना वह आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बता दें कि इसमें जो है सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट तैयार किया गया है, और मॉडल सेट वैसे मॉडल सेट जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है। जैसे कि आप लोग अदर वीडियो और वीडियो देखते हैं जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि सीधे किसी भी पीडीएफ को बनाने के लिए किसी भी सेट को स्कैन करके और बना देते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको हम वीडियो दे रहे हैं बना के, इसमें बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, मतलब 3-4 ऐसे मॉडल पेपर है जिससे चुन कर बनाया हुआ प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं। तो वैसे प्रश्न आपको बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि आपका समय भी व्यर्थ न जाए और आप आसानी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि इससे पहले एक और वीडियो बनाया गया था जिसमें 1 से लेकर 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया था, अर्थात यहाँ तक आपको बता दिया गया था। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 25 से लेकर 80 तक, यानी 25 के बाद 26 से लेकर 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अर्थात एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप 10 मॉडल पेपर 10 मॉडल सेट पढ़ते हैं उसे जितना फायदा नहीं होगा, उससे एक वीडियो देखने से आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया गया है कि राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? याद रखना है कि व्यक्तियों के जो समूह होते हैं वो राजनीतिक दल का आशय होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न और चुना गया प्रश्न है, ना किसी मॉडल पेपर का जीरोक्स है या 2 कॉपी है, बिल्कुल एक एक प्रश्न सेट किया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे वीडियो। दूसरा नंबर प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो समान अवसर देता है। कैसा अवसर देता है? समान अवसर देता है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की जो संख्या है वह अब बढ़कर 71 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 71 करोड़ हो गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है निर्भर करती है। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, बिल्कुल यदि आपके पास 10 मिनट समय है तो उस समय को कीमती नहीं बहुत कीमती बना देंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सोशल साइंस में समझिए कि लगभग 80% 90% तैयारी आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताना है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है। अगली प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ है? कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ है? याद करके रख लेना है कि आज़ादी के बाद घटते चला गया है। क्या हो गया है? घटते चला गया है। अगली प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान कब लगाया था? अर्थात यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि सर्वप्रथम आय का अनुमान किसने लगाया था? तो आप याद करके रखिए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सर्वप्रथम आय का अनुमान लगाया गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि अनुमान कब लगाया गया था, तो कब डेट पूछा जा रहा है। तो इसकी जो सही उत्तर है 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ठीक है। अगली प्रश्न यानी 33वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? याद रखना है कि चेक जो है एक प्रकार की साख मुद्रा है। साख अर्थात ऋण होगी। ठीक है। 1 से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी वीडियो का लिंक इसमें दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या अगर यहाँ नहीं भी दी जाए तो बिल्कुल आप चैनल पे से जाकर और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। अगली प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे 24 घंटे निकाले जाते हैं। कितने देर निकाले जाते हैं? 24 घंटे। तो नॉर्मल प्रश्न है। अगली प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? याद रखना है कि
मुंबई जो है वित्तीय, और वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान दिल्ली। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी 1918 ईस्वी में। कब बना था? 1918 ईस्वी में बना था। अगली प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है, याद कर रखना है कि एक दूसरे का परस्पर है। ठीक है, क्या है? एक दूसरे का परस्पर है। अगली प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो बिल्कुल यह समय वीडियो के साथ बिताइए। आपको निश्चित रूप से है जो मैट्रिक एग्जाम में सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त होगा। यानी 38 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है, याद रखिए कि व्यापार, पूंजो, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से समन्वय कराना, यही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। यहाँ आप वैश्वीकरण का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? याद रखना है कि मानव जनित जो आपदा है इनमें से सभी है। जैसे आपको बता दिया जाए तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। अगली प्रश्न यानी 40वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना है कि इसे जो है भूकंप के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न यानी 41 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत आसान प्रश्न है। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखना है कि रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर स्किप करके जाते हैं तो वीडियो मिस हो जाएगा और प्रश्न छूट जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगली प्रश्न यानी लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखना है कि लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगली प्रश्न यानी 43 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। देख रहे हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। अर्थात पूर्ण स्वराज्य की मांग जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसकी जो सही उत्तर है 1929 लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। अगली प्रश्न यानी 44वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? याद रखना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह के द्वारा और 1913 ईस्वी में किया गया था। कब? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में देखना है किया गया था। अगली प्रश्न यानी 45वां प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। अगली प्रश्न यानी 46वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। इसके जो सही उत्तर है 46 का ऑप्शन है अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगली प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1930 दांडी यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। अगले प्रश्न यानी 48वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। कौन किया था? केबी हेडगेवार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अर्थात 39वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन है अर्थात बारदौली। किसके? बारदौली आंदोलन के दौरान दिया गया। अगली प्रश्न यानी 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है अर्थात 1920 तुर्की। कब हुआ था? 1920 तुर्की। इसी के साथ हम इस वीडियो में आपके लिए 25 से ही 50 प्रश्न लेकर आए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने पर देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके आगे की पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।